हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। देवकी की गुस्से में बोली, मालती जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपनी बेटी के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं मालती जी, जिस घर में मैं पूरी जिंदगी बिता दी अपनी मेहनत व खून पसीने की कमाई से, जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। रमेश के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में मालती जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों भानु जी व देवकी जी सोने चले गए, पर भानु जी बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। देवकी जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया, हम अपना घर छोड़कर वहाँ रह पाएंगे? देवकी, हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो देवकी, मैं अपनी दवा करा कर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा। दुखी मन से भानु जी बोले। फिर देवकी जी बोली, अरे रमेश के बापू, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। भानु जी बोले, यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। भानु जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख लिए? देवकी, थोड़ी देर में भानु जी ने पूछा। हाँ रख लिया। और अपने लड्डू गोपाल जी भी, आज तक उन्होंने ही मेरी जिंदगी की नया पार लगाई है, आगे भी सब वही संभालेंगे। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर देवकी जी व भानु जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़कर बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। रमेश ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें रमेश, उसकी पत्नी रीना व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, पूजा और अमन। जब दोनों बच्चे छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों बच्चों ने एक एक कमरा ले लिया था। रीना ने 9 साल की पूजा से कहा कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पूजा बोली, पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीनों से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। पूजा ने रीना के साथ रहना शुरू कर दिया। रमेश और रीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वे दोनों वापस आते घर में साफ सफाई, बर्तन, खाना बनाना, इन सभी कामों के लिए काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से भानु जी व देवकी जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों, घर और गांव की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे रमेश को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने कहा, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों मॉर्निंग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे और उनको मन लगने लगा। एक दिन भानु जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। रमेश घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा घर लेकर आए हैं। सब आपस में हंस बोल रहे थे। इस शोरगुल में रमेश को ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे झल्लाहट होने लगी। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से बाहर ही मिल लिया करें, घर में लाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। भानु जी बोले, पर बेटा जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें भी बुलाएंगे, तभी तो मेल मिलाप बढ़ेगा।
रमेश खींचकर बोला, नहीं पापा, यह सब छोटे गांव शहरों में होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। आप लोगों को जिनसे मिलना है आप नीचे मिले या फोन पर बात कर लिया करें। कि भानु जी का मन द्रवित हो गया। बेटे की उखड़ी बातें सुन पास खड़ी देवकी जी की भी आंखें भर आई। उस रात भानु जी व देवकी जी दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्होंने बेटे के पास रहने का सोचकर कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि वे जल्दी अपने घर वापस चले जाएं, पर सोचा कि अभी बेटे से कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। देवकी जी का भी मन इस घर में कम ही लगता था। न करने के लिए कोई काम, न ही किसी से मिलना जुलना। ऑफिस के बाद बहू बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन देवकी जी फोन पर अपने किसी रिश्तेदार से बेटे बहू के बारे में कुछ बात कर रही थी। रीना ने सब सुन लिया। बाद में रीना ने सास को डांटते हुए सख्त हिदायत दी कि मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। देवकी जी मायूस होकर रह गई। अनकही कैद व अनजाना बन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दी हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, हाँ उनका घर था, से फोन आया। सौभाग्य से रमेश के व्यस्त होने से भानु जी ने फोन उठा लिया, पर करने वाले ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं रमेश जी। भानु जी बोले, मैं भानु बोल रहा हूँ। रमेश का पापा प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे रमेश से बात करनी है। भानु जी बोले, आप कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरापुर पर है। रमेश ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ही तगड़ी पार्टी मिली है। यह सुनते ही भानु जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में कहा, नहीं, हमें नहीं कोई मकान बेचना। और यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से रमेश व देवकी जी दौड़ते हुए आए। रमेश ने पूछा, क्या हुआ पापा? भानु जी की सांस फूलने लगी और वे निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गए। बताइए, किसका फोन था पापा? रमेश भी घबराहट में प्रश्न किए जा रहा था। देवकी दौड़ के पानी लेकर आई और पानी पिलाया। रमेश ने कहा, पापा अब कैसी तबीयत है? भानु जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमेश ने पूछा, पापा की किसका फोन था? भानु जी बोले, प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेचूंगा। हमें अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट कटवा दो। देवकी जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवाई से बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दो। रमेश ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, हम फिर आ जाएंगे, अभी हमें जाना है। यह कहकर भानु जी और देवकी जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। रमेश अपनी सफाई देते हुए बोला। भानु जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के गुस्से को देखकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। भानु जी बोले, वह घर है, मकान नहीं। मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना। अपने जीते जी तो मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा। रमेश आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की बहुत याद आ रही है। रमेश ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। भानु जी व देवकी जी आज बहुत ही खुश थे अपने घर जाने के एहसास से। फिर से वही अपनी आजादी, अपनी बिछड़ी दुनिया व कर्म स्थली से जो मिलने जा रहे थे। इंसान को चाहे कितने भी ऐसो आराम मिल जाए, पर वह तो
तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से आज़ादी मिलती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।